हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर डेट इज़ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में पहले बेटा रिफ्लेक्शन भी होता था, परंतु वो अब हटा दिया गया है, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? रिफ्रैक्शन से। क्लियर है बात? रिफ्रैक्शन को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। आप क्या बोलते थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से क्या करती है? डेविएट होती है, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको कि क्या कहते हैं। ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर एयर है, और सच दैट लाइट एयर से आ रही है और स्ट्राइक कर रही है इस इंटरफेस पर। ठीक है, अब आपको क्या खींचना होता था? इस सरफेस के, ग्लास सरफेस के एक नॉर्मल खींचना होता था। ठीक है, अगर ग्लास सरफेस ना होती तो लाइट ऐसे चली जाती। क्लियर है? परंतु ग्लास सरफेस की आने की वजह से आप देखते हैं कि लाइट का पाथ क्या कर गया है? डेविएट कर गया है। ठीक है, उसको ऐसे जाना था परंतु वो अब ऐसे जाने लगी है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और इसके क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर है कि नहीं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, समझ आई बात? अब इसके 3 लॉ हैं। कितने लॉ हैं? 3 लॉ। पहला लॉ बता रहा हूँ मैं आपको, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है बात आपको? फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी यहाँ होगी, परंतु लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होंगी? चेंज होगी। लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होंगी? चेंज। बेटा वेलोसिटी क्या होती है अगर मैं बताऊं लाइट की? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। अगर लैम्डा हर मीडियम में चेंज होगा तो वेलोसिटी भी निश्चित सी बात है हर मीडियम में क्या होगी? चेंज होगी। दूसरा नियम आपका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ये तीनों किस में रहेंगे? एक ही प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल ऐसे है और इंसिडेंट राइट ऐसे आई और वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसी प्लेन में रहेगी। क्लियर है बात आपको? तीसरे नियम को बोलते हैं बेटा वैसे स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। मैं इसका मैथमेटिकल मॉडल भी आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि वर्बली ये क्या कहना चाहता है। वो सिंपल ये कहना चाहता है स्नेल्स लॉ, अगर आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहे हो, आप हल्के मीडियम से अगर भारी मीडियम में आ रहे हो, तो आपकी लाइट बैंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है बात आपको? देखिए आप, लाइट आ रही थी, ये इसको जाना ऐसे चाहिए था, परंतु वो ऐसे बैंड करती है ग्लास में, तो मतलब वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई। तो इसका मतलब ये है कि एयर हल्की है और ग्लास क्या है? भारी है, ऑप्टिकली डेंसर है। क्लियर है बात आपको? इसी तरीके से दूसरी बात, अगर आप डेंसर टू रेयर जाएंगे तो लाइट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? जैसे आप अगर यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ पर मैं फिर से एक क्या खींचता हूँ? नॉर्मल खींचता हूँ। लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, परंतु लाइट अब ग्लास से वापस एयर में आ रही है, मतलब वो डेंसर टू रेयर आ रही है, तो वो नॉर्मल से परे हटेगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो देखो, नॉर्मल से परे हटी है और अवे बैंड कर गई है, तो लाइट बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, जिसे आप स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। लेकिन स्नेल्स लॉ ने ऐसे बात नहीं की थी, उसने मैथमेटिकल मॉडल में बात की थी। क्लियर है बात आपको? मैथमेटिकल मॉडल को समझाने से पहले देखो, स्नेल्स लॉ को अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन मुझको इसको समझाने से पहले आपको समझाना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। किसको समझाना पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। चलिए पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं और फिर स्नेल्स लॉ को समझेंगे। क्लियर है बात आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बेटा? ये एक नंबर है जो ये बताता है कि एयर ग्लास से कितनी हल्की है, या फिर मैं कहूँ ग्लास एयर से कितना भारी है। इट इज़ जस्ट ए नंबर। वो दो मीडियम को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये बताता है कि ये इससे कितना भारी या फिर हल्का है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखूं तो उसको किसी के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा बेटा। इसका मतलब होगा कि ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में कितना भारी और हल्का है।
नहीं समझ आई बात आपको? भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि आप जब भी हल्का और भारी बताते हो तो वो किसी के कंपैरिजन में बताते हो। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? अगर मैं इसको लिखूं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, और अगर ये नोटेशन हो तो इसका क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास एयर से कितना भारी और हल्का है वो देखेंगे अभी। ठीक है कि नहीं बात आपको? अगर इसी तरीके से ये लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्लियर है? और इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मैं यहाँ पर ग्लास और एयर को हटा देता हूँ, यहाँ पर मीडियम 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? मीडियम 1। जनरल कर लेते हैं, अभी जनरलाइज कर लेते हैं और फिर ग्लास एयर को देख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इन मीडियम 2। ठीक है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 आए तो आप बोल सकते हैं कि 2 आपका हैवियर है एज कंपेयर टू, हैवियर है एज कंपेयर टू मीडियम 1। क्लियर है कि नहीं बात आपको? अगर ये लेस देन 1 आए तो आप बोलेंगे कि 2 आपका रेयर है, हल्का है, रेयर है एज कंपेयर टू 1। क्लियर है? और इक्वल टू 1 आए तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर 1 आए इसका मतलब क्या है? ना तो कोई किसी के रिस्पेक्ट में भारी है और ना ही कोई हल्का है, दोनों का लाइट के साथ बिहेवियर एक जैसा है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात आपको? ठीक है? तो ये आपको समझ में आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है जो ये बताता है कि एक मीडियम दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना भारी और हल्का है, लाइट के रिस्पेक्ट में। ठीक है कि नहीं बात आपको? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है बेटा, म्यू 2 1 भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो अगर आपको वो नोटेशन मिले या फिर कोई भी नोटेशन मिले, आप परेशान मत हो, इसको क्या लिखा जाता है? म्यू 2 1। ठीक है कि नहीं बात? इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है? अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से अधिक आए तो आप बोल सकते हैं कि 2 1 के रिस्पेक्ट में भारी है, अगर लेस देन 1 आए तो 2 1 के रिस्पेक्ट में हल्का है, और आपका इक्वल 1 आए तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। इसका मतलब ना तो कोई भारी और ना ही कोई हल्का है। ठीक है? अब अगर मैं 2 लूँ और मीडियम 1 को एयर ले लूँ तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। मतलब अगर मीडियम 1 को एयर ले लिया जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोला जाता है। समझ आई बात आपको? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोला जाता है। क्लियर हुई या नहीं हुई बात आपको? ठीक है? तो अगर मैं ये लिखूं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा। इसका मतलब है ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर है कि नहीं बात आपको? और ये आपको कुछ वैल्यू है वो याद रखनी है। ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है? 3/2। तो आप बोल सकते हैं कि ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भारी है। क्लियर है बात आपको? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है ना। इसी तरीके से वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा? 4/3 होगा। ये भी ग्रेटर देन 1 है तो वाटर भी एयर के रिस्पेक्ट में भारी है। सबसे ज़्यादा म्यू किसका होता है बेटा? डायमंड का होता है, 2.43 के करीब करीब। क्लियर है बात आपको? समझ आई बात? अब ये म्यू भारी है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, मतलब ये जितना ज़्यादा ये डेंसर होगा उतना ही लाइट को अपनी तरफ क्या करेगा? बेंड करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है? आपको पता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ आती है, लेकिन जितना ज़्यादा ये डेंसर मीडियम होगा उतना ही लाइट क्या आएगी? क्लोज आएगी। समझिए बात को। इस म्यू के भारी होने का मतलब क्या है? ज़्यादा होने का मतलब क्या है? अब देखो, लाइट को ऐसे जाना था, अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा ले लूँ इसको, लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि ये डेंसर मीडियम था तो लाइट ऐसे गई। तो आप कैलकुलेट करें इस डिस्टेंस को, डॉटेड वाली डिस्टेंस को और इस बोल्ड वाली डिस्टेंस को। इसको 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। तो बताइए डिस्टेंस 1 में ज़्यादा कि 2 में ज़्यादा? तो आप सिंपल कहेंगे सर डिस्टेंस 1 में क्या है? ज़्यादा है। ये ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू 2। मतलब लाइट सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है? जिसका म्यू ज़्यादा होता है इसका मतलब लाइट क्या करती है? लाइट ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन मीडियम
इन सेम टाइम। ठीक है, मान लो लाइट ऐसे जा रही है और इस मीडियम की वजह से ऐसे आई, अगर इससे भी भारी मीडियम होता तो वो ऐसे आती, तो थर्ड की डिस्टेंस सबसे कम होती। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं कि उस लाइट के द्वारा उस मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रैवल होगी। क्लियर है बात आपको? और कम डिस्टेंस ट्रैवल होगी, इसका मतलब सिंपल सी बात है, सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रैवल होने का मतलब वेलोसिटी का घट जाना। उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? सिंपल सी बात ये है। तो आप लिख लेंगे साइड में म्यू ज़्यादा, इसका मतलब है बेंडिंग ज़्यादा, बेंडिंग ज़्यादा, और बेंडिंग ज़्यादा तो डिस्टेंस कम, और डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी भी कम। मतलब जो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको भाई? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या आप लोगों को बताइए। म्यू क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि ये अपने पड़ोसी से कितना भारी और हल्का है, और म्यू का अपना एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जितना म्यू ज़्यादा होगा उतना ही लाइट उस मीडियम में बैंड करेगी, और उतना ही आप कह सकते हैं कि उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कम है। क्लियर है बात आपको? अच्छा जी, इसमें कोई डाउट, कोई समस्या बेटा? समझ आई है नहीं है ये बात आप लोगों को? ठीक है, एक बात और नोट करें आप, अभी म्यू के बारे में और नोट करें और फिर स्नेल्स लॉ के ऊपर चलते हैं। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर है? ये स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, इसी तरीके से म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बोलूँ तो ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब जो ऊपर होता है उसकी स्पीड, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आएगी। जैसे एयर ऊपर है तो एयर यहाँ पर, ग्लास ऊपर है तो ग्लास नीचे है तो ग्लास नीचे, यहाँ पर भी एयर ऊपर, और ऐसे ही यहाँ पर। तो अगर आपको ये पूछा जाए, ये बताओ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल सी बात है ना? जो ऊपर होता है उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आती है। क्लियर है? अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, ध्यान से देखें, तो इससे ये कट जाएगा, ये पलटी मारकर ऊपर और ये नीचे, तो मैं लिख सकता हूँ ये किसके बराबर आया, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और यही चीज़ तो आपको चाहिए थी, तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर है, म्यू डब्ल्यू जी के बराबर है। सॉरी उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू म्यू जी के बराबर है। क्लियर है बात? मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप इसको समझिए। अगर आपको ये दिया हुआ हो म्यू टू 1, तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन 2, और इसका ये भी मतलब है म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय द म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ आई बात आपको? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको? इसका ये भी मतलब है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आते हैं स्नेल्स लॉ पर वापस। अब किस पर आते हैं? स्नेल्स लॉ पर, क्योंकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नॉलेज हो चुकी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट पूछो तो क्या होगी आपकी? यूनिट लेस, क्योंकि ये क्या है, स्पीड, और ये भी क्या है, स्पीड बाय स्पीड कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर है बात आपको? तो मैं इसको समअप कर देता हूँ एक बार, जितना मैंने आपको बताया है अभी तक। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए हैं, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लैम्डा और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया है आपको, आपका रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। एसपी का मतलब सेम प्लेन। ठीक है। और तीसरा मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया है, जिसमें ये मैंने बताया है रेयर टू डेंसर जाओगे तो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या करोगे, बेंड करोगे, और डेंसर टू रेयर जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करोगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। इसका मैथमेटिकल मॉडल मेरे को देना बाकी है, लेकिन उससे पहले मेरे को क्या समझाना पड़ा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ये नंबर ये बताता है कि कौन सा मीडियम किसके रिस्पेक्ट में भारी या फिर हल्का है। अगर यहाँ मीडियम 2 लूँ और यहाँ मीडियम 1 लूँ तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है कि नहीं बात आपको? सिंपल सी बात है। अगर यहाँ ग्लास ले लेता हूँ मैं, या यहाँ पर ग्लास ले लूँ 2 की जगह और यहाँ पर एयर ले लूँ, मतलब अगर आप मीडियम 1 को एयर पुट करोगे तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? जो मीडियम आपने यहाँ पर लिया है। अगर आप यहाँ पर वाटर लेते तो वाटर का, ग्लास लिया तो ग्लास का। क्लियर है बात आपको?
अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये बात की कि म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आपको एयर याद रखना है कितना है 3/2 और म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर भी आपको याद रखना है कितना है 4/3। म्यू ऑफ डायमंड सबसे अधिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर 2.43 के करीब करीब, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट बात ये की कि इस चीज़ को आपको नोट रखना है, इस चीज़ को कि इसका क्या मतलब होता है। अगर देखो यहाँ पर मैं ग्लास ले लूँ और यहाँ पर वाटर ले लूँ, क्लियर है बात आपको, तो आप बोलोगे स्पीड इन वाटर डिवाइड बाय द स्पीड इन ग्लास, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ कितनी है, देखो ये चीज़ आपको पता है 3/2 और ये कितनी है बेटा 4/3, क्लियर है। 3 पलटी मारकर ऊपर जाएगा तो 9/8 आ जाएगा, क्लियर है बात आपको, समझ आई बात। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इसमें कोई डाउट कोई समस्या बेटा नहीं। अब बात करेंगे किसकी, स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि आप जिस मीडियम में आ रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ कितना एंगल है उसको साइन के साथ लिख दीजिए, साइन आई, एंड डैट मस्ट बी इक्वल टू जिस सिस्टम में जिस मीडियम में आप जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ डैट एंगल जो कि नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, ठीक है कि नहीं बात आपको समझ आई बात। अब आप इस सरफेस पे भी लगा सकते हैं, लेट इसको I1 R1 नाम ले देता हूँ मैं, I1 R1। अब देखो ये इस सरफेस के लिए क्या हो गया I2 और ये इस सरफेस के लिए क्या हो गया है R2, समझ आई बात आपको। तो अब इस सरफेस के लिए भी आप स्नेल्स लॉ ट्राई कर सकते हैं, कहाँ पर हो आप 2 में हो, मीडियम 2 में हो और नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है आपकी, अब ये इंसिडेंट रे हो गई ना इस सरफेस के लिए I2, तो आप लिख सकते हो μ2 साइन I2 मस्ट बी इक्वल टू μ1। अब आपकी रे कहाँ चली गई, μ1 में वापस एयर में आ गई और वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है R2। तो आप किसी भी सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, क्लियर है बात। अब ये चीज़ है ना बेटा, इसी चीज़ को बता रही है, कैसे बता रही है समझो। इस सरफेस के लिए देखो आप μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R2, ये इक्वलिटी बराबर रहनी चाहिए। अगर आप मान लो कि μ1 आपका कम है, μ1 क्या है कम है और ये चीज़ क्या है ज़्यादा है, क्लियर है बात। आप डेंसर मीडियम में आ रहे हो तो इक्वलिटी बराबर रखने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा और इसको घटना पड़ेगा, मतलब साइन R की वैल्यू क्या होगी कम होगी और साइन की कम वैल्यू साइन के फंक्शन की कम वैल्यू कब मिलती है, कम एंगल पर मिलती है। जैसे अगर मैं साइन 0 बोलूँ तो वो 0 है, साइन 30 बोलूँ तो वो हाफ है और साइन 90 बोलूँ तो वो आपका कितना है 1 है। तो मतलब साइन की वैल्यू घटती जा रही है जब एंगल कम होता जा रहा है, तो R क्या होगा लेस होगा एज कंपेयर टू I, क्लियर है कि नहीं बात। यही तो बात प्रूफ करनी थी हमें कि जब वो रे टू डेंसर आएगा तो आपका नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। भाई μ1 कम है μ2 अधिक है तो पक्की बात है साइन R2 की वैल्यू को कम होना पड़ेगा और साइन R2 की वैल्यू कम मतलब R2 कम होगा, क्लियर है बात, मतलब वो नॉर्मल की तरफ क्या कर गया, बेंड कर गया, क्लियर है। तो यही चीज़ स्नेल्स लॉ से बताई गई है, समझ आई या नहीं आई बात आपको, क्लियर है बात। कर दे बेटा इसको साफ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि तीसरा नियम और कुछ नहीं है, वो है स्नेल्स लॉ μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R2, दिस इज स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्लियर है बात आपको। स्टैंडर्ड आपको याद रखने हैं, बाकी आपको मिल ही जाएंगे। वो मतलब कि क्वेश्चन में ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, कोई और मीडियम देता है, केरोसिन ऑयल देता है, फलाना ढिमकाना देता है, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और सोचो आप कि ऑप्टिकली, अभी चलो पहले इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, फिर मैं ऑप्टिकली डेंसर और वगैरह बात करूँगा। ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना है I1 है, ये एंगल कितना है बेटा R1 है, ठीक है। दिस इज़ रेयर मीडियम, दिस इज़ डेंसर मीडियम, ठीक है। ये फिर से नॉर्मल और ये फिर से ऐसे, क्लियर है कि नहीं बात आपको। दिस इज़ व्हाट I2 एंड दिस इज़ R2, क्लियर है। अगर आप नोटिस करो क्या ये लाइन तो कॉमन है, ठीक है, ये लाइन तो कॉमन है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। भाई अल्टरनेट एंगल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको। तो एंगल R1 इज इक्वल टू बेटा किसके, एंगल I2 के। ये होता है ऑप्टिक्स में,
क्लियर है कि नहीं बात आपको, रिफ्रैक्शन में ये होता है। अच्छा अब स्नेल्स लॉ लगाओ, μ1 इस सरफेस पर साइन I1 इज इक्वल टू μ2 साइन R2, और इस सरफेस पे लगाओ μ2 साइन I2 इज इक्वल टू μ1 साइन R2, ठीक है। सिंस R1 और I2 बराबर हैं तो मैं इसको हटा कर क्या लिख सकता हूँ, R1 भी लिख सकता हूँ, ये आपका R1 आएगा, सॉरी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, R1 लिख सकता हूँ। क्लियर है बात। अब देखो ये साइड बराबर है तो अल्टीमेटली ये साइड भी बराबर होगी, μ1 साइन I1 इज इक्वल टू μ1 साइन R2। μ1 से μ1 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है एंगल I1 भी किसके बराबर होगा, R2 के। सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। इसको इमर्जेंट एंगल भी बोलते हैं और इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। तो इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होगा और बीच में ये जुगाड़ बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2, इस बात को नोट करें यहाँ। क्लियर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मतलब ये नॉर्मल से बराबर बराबर एंगल पर है, तो मतलब ये लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ये लाइन अगर इसको एक्सटेंड करूं और ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी बेटा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही आप लोगों को बात, ठीक है। अब लास्ट डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम आगे। देखिए आपने क्या देखा कि ग्लास स्लैब को लिया, मैंने ग्लास स्लैब को लिया और उसके ऊपर लाइट डाली और कुछ बेंडिंग देखने को मिली मुझे। लेट ये एंगल 60 था तो लेट ये एंगल मेरे को कितना देखने को मिला, 30, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक बर्तन में केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल को डाल दिया और उसके ऊपर भी लाइट फेंकी 60 डिग्री पर, तो आप देखते हैं कि वो 20 डिग्री का रिफ्लेक्शन देता है, रिफ्लेक्टेड एंगल देता है। तो मतलब ये ज़्यादा बेंड कर रहा है, हाँ के ना, ये क्या कर रहा है, ज़्यादा बेंड कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं म्यू ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ ग्रेटर देन द म्यू ऑफ ग्लास। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो यहाँ से ये प्रतीत होता है कि केरोसिन ऑयल मोर डेंसर है, मोर ऑप्टिकली डेंसर है, मोर ऑप्टिकली डेंसर, लाइट के लिए वो डेंसर मीडियम के जैसा है एज कंपेयर टू, मोर ऑप्टिकल डेंसर एज कंपेयर टू ग्लास, एज कंपेयर टू ग्लास। केरोसिन ऑयल इज़ मोर ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू ग्लास। हालांकि मास डेंसिटी किसकी अधिक है, मास डेंसिटी अधिक है किसकी बेटा, ग्लास की। मास डेंसिटी ग्लास की अधिक है एज कंपेयर टू मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल। क्लियर है कि नहीं बात आपको। मास वाइज, डेंसिटी वाइज तो आपका ग्लास भारी है केरोसिन ऑयल से, लेकिन ऑप्टिकली कौन ज़्यादा भारी है, केरोसिन ऑयल है। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में पोसेस हाइयर मास डेंसिटी। क्लियर है बात आपको। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में पोसेस हाइयर मास डेंसिटी। क्लियर है बात आपको। चलिए अब एक पॉइंट और नोटिस करें, मैं जो इंसिडेंट लाइट आई और इमरजेंट लाइट गई वो तो आपने देख लिया कि वो क्या होने वाली हैं, पैरेलल होने वाली हैं, है ना। ये लाइट पैरेलल होने वाली है ना। तो मैं इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, लेटरल डिस्टेंस को निकालने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, चाहे आप ये डिस्टेंस निकाल लें, वो इस डी के ही क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है। लेट दिस इज़ द थिकनेस ऑफ स्लैब टी। टॉपिक की हेडिंग आप डालेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपके पास एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है। और लेट ये एंगल कितना है, I1, और ये एंगल कितना है आपका R1। क्लियर है बात आपको। एंड दिस इज I2 एंड दिस इज R2। क्लियर है कि नहीं बात। एंड यू आर इंटरेस्टेड इन D, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और देखूं तो ये नॉर्मल होगा इस सरफेस पे। लेट इसको नाम दे देता हूं मैं पहले, A B C और ये D, ठीक है। तो ट्रायंगल आप देखें ABC में, इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मेरे को ये डिस्टेंस एक बार निकालनी है AB, मैं इस AB में निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। T मुझे पता है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ मेरे पास बेस है और हाइपोटेन्यूस मुझे निकालना है,
तो साइन लगाऊंगा मैं, साइन R1, नहीं साइन तो वो होता है परपेंडिकुलर आएगा, बेस तो कोस में आता है, कोस R1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, AC बाय AB, ठीक है। और यहाँ से मैं AB को निकाल सकता हूँ, AB कितना आ गया मेरे पास, AC बाय कोस R1। AC किसके बराबर है, ध्यान से देखिए, थिकनेस के बराबर है, तो T बाय कोस R1। दिस इज इक्वेशन 1, इसको साइड में रख लो आप। अब आप इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में आओ, ठीक है, डेट इज़ ABD में। देखो बेटा, अगर ये लाइन ये रही, अगर लाइट डेविएट नहीं होती तो ये जाती, तो ये एंगल I है, तो ये भी एंगल कितना होता, I होता, क्लियर है। और ये एंगल आपका R1 है, तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना होगा, I1 माइनस R1। सिंपल सी बात है। देखो लाइट ऐसे जाती, मीडियम चेंज नहीं होता, तो लेकिन लाइट गई ऐसे क्योंकि मीडियम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ I1। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये भी I1 होता बेटा, हाँ के ना। तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना हो गया, ये वाला हो गया I1 माइनस R1। क्लियर है कि नहीं बात आपको, I1 माइनस R1, ठीक है। तो I1 माइनस R1 है आपका ये एंगल। और अब आपको ट्रायंगल देखना है किसमें, ABD में। ABD में देखें आप, यहाँ पर आपको ये पता है, देखो ये तो पता चल चुका है ना, क्योंकि वो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, हाँ के ना। तो ए बी मुझे पता है और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं लगाऊंगा साइन वाला फॉर्मूला, साइन I1 माइनस R1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, BD, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा आपके पास, डेट विल बी AB, ठीक है। और AB आपको पता है दिस, ठीक है। तो साइन I1 माइनस R1 BD, और AB को पुट कर देता हूँ मैं T बाय कोस R1, ठीक है कि नहीं बात आपको हुई। तो BD अपने को निकालना है बेटा, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, T साइन I1 माइनस R1 डिवाइड बाय कोस R1, दिस इज़ नथिंग बट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप याद रखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा महाभारत नहीं थी इस एक्सपेरिमेंट में या फिर इस डेरिवेशन में। आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है। फिर ये एंगल आपको पता था, वो क्या होगा, I1 माइनस R1, ये चीज़ पता है, एंगल पता है, तो आप ये निकालेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। क्लियर है बात आपको। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एंड लास्टली हमने डिस्कस किया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।